सारे के सारे साथियों को नमस्कार। स्वागत अभिनंदन फिर से आपका कार्डियोलॉजी की दुनिया में। लास्ट लेक्चर से ब्लड प्रेशर का टॉपिक अपन पढ़ रहे हैं। ब्लड प्रेशर का मतलब क्या होता है, सिस्टोलिक बीपी क्या होता है, डायस्टोलिक बीपी क्या होता है, पल्स प्रेशर क्या होता है, कौन सा बीपी किस पर डिपेंड करता है, मीन आर्टीरियल प्रेशर क्या होता है, क्या इसका महत्व होता है, सेंट्रल वीनस प्रेशर क्या होता है, क्यों इसकी जांच करते हैं, कौन सी कंडीशन में कम हो जाता है, कौन सी कंडीशन में बढ़ जाता है, सिस्टोलिक बीपी की डिपेंडेंसी कौन से फैक्टर पर है, डायस्टोलिक बीपी की डिपेंडेंसी कौन से फैक्टर पर है, ये सारा का सारा अपन डिस्कस कर चुके हैं। उसी लेक्चर को अपन आगे बढ़ाते हैं। आज अपन बीपी के जो बचे हुए पॉइंट हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। तो बचे हुए पॉइंटों में सबसे पहला पॉइंट, कौन कौन से फैक्टर हैं जिन पर बीपी डिपेंड करता है। तो टॉपिक का नाम है फैक्टर्स अफेक्टिंग बीपी। फैक्टर्स अफेक्टिंग बीपी। देखें यहां पर जिस तरीके से कार्डियक आउटपुट मैंने आपको पढ़ाया था और उस दौरान कहा था कि जब फैक्टर को चेक किया गया तो बाकी सारे के सारे फैक्टर को कांस्टेंट रखा गया और बाकी सारे के सारे फैक्टर को कांस्टेंट रखते हुए बचे हुए फैक्टर की स्टडी की गई होगी। सेम इसी तरीके से यहां मैं यहां पर कुछ फैक्टर लिखूंगा, उनमें परिवर्तन आने पर यदि बीपी उनके समानुपात में परिवर्तित होता है, बोले तो बढ़ने पर बढ़ता है, कम होने पर कम होता है तो समानुपाती होगा, बढ़ने पर वो कम होगा और कम होने पर बढ़ेगा तो व्युत्क्रमानुपाती होगा। पूरी उम्मीद की 90% आप सारे के सारे साथी इन क्वेश्चन का आंसर देने में सक्षम होंगे। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। सबसे पहला फैक्टर मैं लिखूं कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट पर बीपी किस तरीके से डिपेंड करता है। पहला फैक्टर है कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट पर बीपी किस तरीके से डिपेंड करता है। यदि कार्डियक आउटपुट को बढ़ा दें तो बीपी, और यदि कार्डियक आउटपुट को कम कर दें तो बीपी। तो सारे साथियों का सिंपल सा आंसर है कि सर कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा तो बीपी बढ़ेगा और कार्डियक आउटपुट कम होगा तो बीपी कम होगा। फॉर एग्जांपल आप दौड़ लगाओगे तो बीपी बढ़ेगा क्योंकि कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा। आप सो जाते हो तो बीपी कम हो जाता है क्योंकि कार्डियक आउटपुट कम हो जाता है। तो क्या बोले अपन, यहां पर अपन बोल सकते हैं बीपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कार्डियक आउटपुट। बीपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कार्डियक आउटपुट। ब्लड प्रेशर कार्डियक आउटपुट के समानुपाती होगा। Come on to the next factor number second, पेरीफेरल रेजिस्टेंस। यदि पेरीफेरल रेजिस्टेंस को बढ़ा दिया जाए तो बीपी, और पेरीफेरल रेजिस्टेंस को कम कर दिया जाए तो बीपी। देखो ये पीआर बढ़ रहा है, लगने वाला प्रेशर बढ़ेगा। ये पीआर कम हो रहा है, वेजोडाइलेशन हो रहा है, लगने वाला प्रेशर कम होगा। तो यह भी डिस्कस हो चुका है, लगभग आपको पता है कि पीआर को बढ़ाएंगे तो बीपी बढ़ेगा और पीआर को कम करेंगे तो बीपी कम होगा। तो बीपी यहां भी समानुपाती होगा। तो अपन बोल सकते हैं ब्लड प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पेरीफेरल रेजिस्टेंस। ब्लड प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पेरीफेरल रेजिस्टेंस। Come on to the next factor, diameter of blood vessel. Diameter of blood vessel. ब्लड वेसल के डायामीटर में परिवर्तन किया जाए तो बीपी पर क्या फर्क पड़ेगा। ये ब्लड वेसल का नॉर्मल डायामीटर है, इसको बढ़ा दिया जाए, ये डायामीटर बढ़ रहा है। सोचो ब्लड वेसल का डायामीटर बढ़ रहा है, बीपी क्या होगा, कम होगा। ये नॉर्मल डायामीटर है, डायामीटर कम हो रहा है, बताओ लगने वाला प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा।
तो डायामीटर के बढ़ने से बीपी कम हो रहा है और डायामीटर के कम होने से बीपी बढ़ रहा है। क्योंकि डायामीटर बढ़ रहा है तो वेजोडाइलेशन हो रहा है और डायामीटर कम हो रहा है तो वेजो कंस्ट्रिक्शन हो रहा है, तो व्युत्क्रमानुपाती हुआ। तो यहां पर अपन बोल सकते हैं ब्लड प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ब्लड प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डायामीटर ऑफ ब्लड वेसल। समानुपाती नहीं होगा बल्कि व्युत्क्रमानुपाती होगा। अगले पॉइंट पर आ जाएं आप, पॉइंट नंबर 4, इलास्टिसिटी ऑफ ब्लड वेसल। इलास्टिसिटी ऑफ ब्लड वेसल, ब्लड वेसल का लचीलापन। देखें, गुब्बारे के अंदर पानी भरते हैं तो वो फैलता जाता है, जितना पानी भरोगे वो फैलता जाएगा। तो लचीलापन बढ़ रहा है, वो फैल रहा है, तो उसकी दीवार पर लगने वाला दबाव कम है। अगर वो फैलेगा नहीं तभी तो दबाव बढ़ेगा, अगर फैलने की प्रॉपर्टी है तो दबाव कम होगा। तो यहां अपन बात करें, ओल्ड एज के अंदर ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। एक कंडीशन पढ़ी थी अपन ने, आर्टीरियोस्क्लेरोसिस, इलास्टिसिटी कम होती, इलास्टिसिटी कम हुई तो ब्लड प्रेशर बढ़ गया। बचपन में ब्लड प्रेशर कम होता है, कम होने का कारण ब्लड वेसल या आर्टरी इलास्टिक होती, तो इलास्टिसिटी ज्यादा है तो ब्लड प्रेशर कम है, और इलास्टिसिटी कम होगी ओल्ड एज में तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। तो सीधा सिंपल सी बात करें, व्युत्क्रमानुपाती होगा। यहां अपन बोलेंगे ब्लड प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलास्टिसिटी ऑफ ब्लड वेसल। ब्लड प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलास्टिसिटी ऑफ ब्लड वेसल। अगला पॉइंट, ब्लड वॉल्यूम और फ्लूइड वॉल्यूम। अगर बॉडी में ब्लड वॉल्यूम बढ़ा दिया जाए या फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ा दिया जाए तो ब्लड प्रेशर पर क्या फर्क पड़ेगा? यदि बॉडी में ब्लड वॉल्यूम या फ्लूइड वॉल्यूम को बढ़ा दिया जाए तो इंसान के बीपी पर क्या फर्क पड़ेगा? तो सोचें, मेरे शरीर में 5 लीटर ब्लड है, मुझे 1 लीटर फ्लूइड और लगा दो, टोटल हो गया 6 लीटर। अब यदि वो तो फ्लूइड बाहर निकल जाता है किडनी के माध्यम से, अदरवाइज 6 लीटर, तो पहले 5 लीटर ब्लड मेरे हार्ट में आ रहा था, वीआर 5 लीटर जा रहा था, आगे कार्डियक आउटपुट। अब 6 लीटर हो जाएगा तो 6 लीटर आएगा, 6 लीटर जाएगा, तो बताओ कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा। अगर इंसान को डिहाइड्रेशन हो गया और उसकी बॉडी से एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम कम हो गया तो लगने वाला ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। तो ब्लड वॉल्यूम या फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ेगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, और ब्लड वॉल्यूम फ्लूइड वॉल्यूम कम होगा तो ब्लड प्रेशर भी कम होगा। तो यहां भी अपन कौन सा पॉइंट बोलना चाहेंगे? ब्लड प्रेशर is directly proportional to blood volume or fluid volume. Blood pressure is directly proportional to blood volume or fluid volume. Is that clear? अगले पॉइंट पर आ जाएं आप। नेक्स्ट पॉइंट है विस्कोसिटी ऑफ ब्लड। अगर ब्लड की विस्कोसिटी बढ़ जाए तो ब्लड प्रेशर पर क्या फर्क पड़ेगा? सोचें आप, समानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती। देखें, ये एक पाइप है जिसके अंदर समान स्पीड से पानी का फ्लो हो रहा है। अगर उसी स्पीड से नमक चीनी के घोल का फ्लो हो तो उसमें क्रिस्टलाइन पार्टिकल होंगे जो इसकी दीवार पर ज्यादा प्रेशर लगाएंगे। तो सीधा सा मतलब है, जितना ज्यादा विस्कस होगा। अब यहां दिमाग ये नहीं लगाना है कि सर कम गति से जाएगा, नहीं, सारे फैक्टर कांस्टेंट है, उसी गति से गुजारा जाए तो दीवार पर लगने वाला दबाव बढ़ेगा। एक तो पानी का दबाव
और एक मान के चलो नमक चीनी के घोल का दबाव, तो नमक चीनी के घोल का दबाव ज्यादा होगा, तो यहां भी अपन बात करेंगे जितना ज्यादा विस्कस होगा उतना ही ब्लड प्रेशर ज्यादा होगा। जितना ज्यादा विस्कस होगा उतना ही ब्लड प्रेशर ज्यादा होगा। तो ब्लड प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विस्कोसिटी ऑफ ब्लड, यह विस्कोसिटी के समानुपाती होगा। अगले फैक्टर पर आए आप, नेक्स्ट फैक्टर, फैक्टर नंबर 7, वेलोसिटी ऑफ ब्लड। वेलोसिटी ऑफ ब्लड, अगर वेलोसिटी को बढ़ा दिया जाए, देखो वेलोसिटी का मतलब होगा वेग। अगर एक मोटर है जिसकी स्पीड कम है, अगर आप उसकी स्पीड बढ़ाओ तो जो पाइप में पानी जाएगा वो ज्यादा दबाव लगाएगा उसकी सरफेस पर। सेम इसी तरीके से यदि हर्ट फोर्सफुली पंप करेगा तो उसकी दीवार पर लगने वाला दबाव बढ़ेगा। तो ज्यादा तेज गति से गुजारेंगे तो दीवार पर दबाव ज्यादा लगेगा, प्रेशर बढ़ जाएगा। तो यदि वेलोसिटी को बढ़ा दिया जाए तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा और कम कर दिया जाए तो कम हो जाएगा। तो यहां अपन बोलेंगे ब्लड प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ऑफ ब्लड। ब्लड प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ऑफ ब्लड, ब्लड की वेलोसिटी के समानुपाती होगा। अगला पर्टिकुलर फैक्ट, वेजोकंस्ट्रिक्शन। वेजोकंस्ट्रिक्शन, यदि वेजोकंस्ट्रिक्शन होगा तो ब्लड प्रेशर, बताओ सीधा सा कंसेप्ट हुआ, वेजोकंस्ट्रिक्शन होगा तो पीआर बढ़ेगा और पीआर बढ़ेगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। तो ब्लड प्रेशर वेजोकंस्ट्रिक्शन के समानुपाती होगा, वेजोकंस्ट्रिक्शन के समानुपाती होगा। और लास्ट पॉइंट, वेजोडाइलेशन, यदि ब्लड वेसल का वेजोडाइलेशन कर दिया जाए, यदि ब्लड वेसल का वेजोडाइलेशन कर दिया जाए तो ब्लड प्रेशर पर क्या फर्क पड़ेगा? आंसर है कम हो जाएगा। तो बीपी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेजोडाइलेशन ऑफ ब्लड वेसल। बीपी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेजोडाइलेशन ऑफ ब्लड वेसल। देखें ये सारे के सारे फैक्ट हो गए। इन फैक्टर पर ब्लड प्रेशर किस तरीके से डिपेंड करता है, जो आपको कतई नहीं भूलने हैं। कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा तो बीपी बढ़ेगा, कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा तो बीपी बढ़ेगा। मेनली कौन सा बीपी बढ़ेगा? सिस्टोलिक बीपी। पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो बीपी बढ़ेगा, पीआर बढ़ेगा तो बीपी बढ़ेगा। मेनली कौन सा बीपी बढ़ेगा? डायस्टोलिक बीपी। वेजोकंस्ट्रिक्शन होगा तो बीपी बढ़ेगा, वेजोकंस्ट्रिक्शन होगा तो बीपी बढ़ेगा और वेजोडाइलेशन होगा तो बीपी कम होगा, वेजोडाइलेशन होगा तो बीपी कम होगा। इज दैट क्लियर? तो ये चार फैक्ट तो आपको कतई नहीं भूलने हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि मेरा बीपी बढ़ा हुआ है, 150/100 है, आप उसको कम कराना चाहते हो, तो आप मेरी ब्लड वेसल में वेजोडाइलेशन कराएं या वेजोकंस्ट्रिक्शन कराएं? तो आंसर होगा कि सर वेजोडाइलेशन कराना पड़ेगा। अगर बीपी बढ़ा हुआ है, कम करना है तो वेजोडाइलेशन कराना पड़ेगा। अगर मैं कहूं कि मेरा ब्लड प्रेशर कम है, तो आप क्या कराना चाहोगे? वेजोकंस्ट्रिक्शन कराना चाहोगे। ब्लड वेसल में वेजोकंस्ट्रिक्शन होगा तो ऑटोमेटिक सी बात है ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। तो ये चार फैक्ट तो आपको ध्यान रखने ही रखने हैं। फिर से रिवाइज करें सारे के सारे फैक्ट को। कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा,
पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। अगर ब्लड वेसल का डायामीटर बढ़ाओगे तो बीपी कम होगा और डायामीटर कम करोगे तो बीपी बढ़ेगा, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। नेक्स्ट, इलास्टिसिटी ऑफ ब्लड वेसल। ब्लड वेसल को ज्यादा लचीला बनाओगे तो बीपी कम हो जाएगा और यदि लचीलापन खत्म करोगे तो बीपी बढ़ जाएगा, जैसा कि ओल्ड एज में आर्टीरियोस्क्लेरोसिस होने पर होता है। तो यह इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, तो ब्लड प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलास्टिसिटी ऑफ ब्लड वेसल। उसके बाद बॉडी में ब्लड वॉल्यूम या फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ेगा, जैसे हाइपरवोलेमिया तो बीपी बढ़ेगा और हाइपोवोलेमिया होगा तो कम होगा, तो सीधे समानुपाती है। विस्कोसिटी बढ़ेगी तो बीपी बढ़ेगा, वेलोसिटी बढ़ेगी तो बीपी बढ़ेगा, वेजो कंस्ट्रिक्शन कराओगे तो बीपी बढ़ेगा और वेजो डायलेशन कराओगे तो बीपी कम होगा। एक पते की बात आपको बतानी, यदि मेरा बीपी ज्यादा है तो कम कैसे करो, वेजो डायलेशन करा दो, और यदि मेरा बीपी कम है तो कैसे बढ़ाओ, वेजो कंस्ट्रिक्शन करा दो। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स हो गए। एक लास्ट फैक्टर, हार्ट रेट पर बीपी किस तरीके से डिपेंड करता है। लास्ट फैक्टर, हार्ट रेट पर बीपी किस तरीके से डिपेंड करता है। देखें, सीधे सिंपल शब्दों में एग्जाम्पल से बताऊं आपको। एक्सरसाइज आप करते हो, एक्सरसाइज के दौरान, दूसरा एग्जाम्पल स्लिप के दौरान। जब मैं पूछूंगा एक्सरसाइज करोगे तो कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा, कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। हार्ट रेट, एक्सरसाइज कर रहे हो तो हार्ट रेट भी बढ़ेगी। इज दैट क्लियर। सोने के बाद कार्डियक आउटपुट कम होगा, बॉडी की डिमांड कम हो गई। कार्डियक आउटपुट कम होगा तो ब्लड प्रेशर कम होगा, हार्ट रेट भी कम होंगी। यानी सीधे सिंपल शब्दों में बात करें तो यहां पर आंसर समानुपाती आ रहा है। हार्ट रेट बढ़ेंगी तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा और हार्ट रेट कम होंगी तो ब्लड प्रेशर कम होगा। बट एक कंडीशन वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, जो हालांकि मैं कार्डियक आउटपुट में समझा चुका हूं। वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया में हार्ट रेट हो जाती है 200 से 300 और बहुत ज्यादा हार्ट रेट होने की वजह से कार्डियक आउटपुट कम हो जाता है। कार्डियक आउटपुट कम हो जाता है तो सीधा सा मतलब है बीपी भी कम हो जाएगा। तो देखो, ये वो कंडीशन है, ये वो कंडीशन है जहां पर हार्ट रेट तो बढ़ रही है परंतु ब्लड प्रेशर कम हो रहा है। क्यों कम हो रहा है मैंने आपको बता दिया। 200 से 300 हार्ट रेट चलेंगी तो हार्ट जल्दी जल्दी चलेगा, तो निकलने वाला स्ट्रोक वॉल्यूम बहुत कम हो जाता है। इस वजह से कार्डियक आउटपुट कम हो जाता है। कार्डियक आउटपुट कम होगा तो बीपी कम हो जाता है। तो नॉर्मली आपको ध्यान रखना है, हार्ट रेट ब्लड प्रेशर के समानुपाती होती है। हार्ट रेट ब्लड प्रेशर के नॉर्मल सर्कमस्टांस में समानुपाती है, परंतु बहुत ज्यादा परिवर्तन कर दें, हार्ट रेट को बहुत ज्यादा बढ़ा दें, 200 से 300 कर दें, तो यह व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। यहां अपन बोलेंगे बीपी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मार्क्ड इंक्रीज इन हार्ट रेट। यदि हार्ट रेट बहुत ज्यादा बढ़ेंगी तो ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। कम होने का कारण है कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा। तो दीज आर द फैक्टर विच कॉमनली अफेक्ट द ब्लड प्रेशर। ये 10 के 10 फैक्टर क्लियर हो गए। नाउ कम ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। जिस तरीके से कार्डियक आउटपुट में अपन ने वेरिएशन पढ़ी थी,
सेम उसी तरीके से यहां भी वेरिएशन की बात करें, वेरिएशन इन ब्लड प्रेशर, वेरिएशन इन ब्लड प्रेशर। तो देखें कार्डियक आउटपुट में भी अपन ने दो तरह की वेरिएशन पढ़ी थी, बिना बीमारी के होने वाली वेरिएशन जिसका नाम है फिजियोलॉजिकल वेरिएशन, जिसका नाम है फिजियोलॉजिकल वेरिएशन, और बीमारी की वजह से होने वाली वेरिएशन इट इज द पैथोलॉजिकल वेरिएशन। दो तरह की वेरिएशन होती है, फिजियोलॉजिकल वेरिएशन और पैथोलॉजिकल वेरिएशन। अब फिजियोलॉजिकल वेरिएशन में भी दो तरह की होंगी। कुछ सरकमस्टांस ऐसे हैं जिनमें बीपी बढ़ेगा और कुछ ऐसे हैं जिनमें बीपी कम होगा। कुछ सरकमस्टांस जिनमें बीपी बढ़ेगा और कुछ सरकमस्टांस जिनमें बीपी कम होगा। फॉर एग्जाम्पल, सोने के बाद आफ्टर द स्लिप बीपी पर क्या फर्क पड़ेगा? तो आंसर आप सब दे रहे हैं कि सर कम हो जाएगा। अच्छा, एक्सरसाइज के बाद, एक्सरसाइज के बाद बीपी बढ़ जाएगा, खाने के बाद बीपी बढ़ जाएगा, ऊंचाई पर जाओगे तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। मेल और फीमेल में अपन बात करें तो मेल का बीपी फीमेल से हमेशा ज्यादा होगा सेम एज ग्रुप में, खासकर आफ्टर द प्यूबर्टी। फीमेल में कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर की संभावना भी कम होती है। उसका कारण दिया जाता है एस्ट्रोजन। देखिए, फीमेल की बॉडी में एस्ट्रोजन होता है जो एक पोटेंट वेजोडाइलेटर का काम करता है। तो प्यूबर्टी से लेकर मीनोपोज तक फीमेल में कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर होने की संभावनाएं कम होती। तो बीपी किसका ज्यादा होगा, मेल का या फीमेल का? तो आंसर है जी मेल का ज्यादा होगा। अच्छा, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी बीपी, आंसर है बढ़ेगा। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी इंसान का बीपी, आंसर है बढ़ेगा। तो ये कुछ वेरिएशन है, इनको यदि अपने द्वारा लिखा जाए, वेरिएशन इन ब्लड प्रेशर, तो अपन बोल सकते हैं एज जैसे जैसे बढ़ेगी इंसान का बीपी बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा भैया? आपको पता है आर्टीरियोस्क्लेरोसिस होता है, इस वजह से बीपी बढ़ जाता है। सेक्स रेशो, मेल का बीपी फीमेल से ज्यादा होगा क्योंकि फीमेल की बॉडी में एक वेजोडाइलेटर हार्मोन होता है जिसका नाम है एस्ट्रोजन। खाना खाने के बाद थोड़ा बहुत बीपी बढ़ जाता है। ऐसा भी नहीं है कि खाने से पहले 120 और खाने के बाद 150 हो जाए, नहीं, खाने से पहले 120 और खाने के बाद 122 हो जाएगा। तो आफ्टर मील, खाना खाने के बाद बीपी बढ़ जाता है। आफ्टर एक्सरसाइज, एक्सरसाइज करने के बाद भी इंसान का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो दीज आर द फैक्टर, बिना बीमारी के बीपी बढ़ जाता है। बीपी कम हो जाता है सोने के बाद, आफ्टर स्लिप। बीपी कम हो जाता है सोने के बाद, बोले तो आफ्टर स्लिप। नेक्स्ट कंडीशन, पैथोलॉजिकल वेरिएशन में, जैसा कि आप सभी को पता है यह तो बीमारी है और इंसान का बीपी बढ़ जाना, पैथोलॉजिकली बीमारी को बोलते हैं हाइपरटेंशन। बीमारी को बोलते हैं हाइपरटेंशन। और कम हो जाना, कंडीशन को बोलते हैं हाइपोटेंशन। कंडीशन को बोलते हैं हाइपोटेंशन। किसी भी इंसान का बीपी 140/90 से ज्यादा हो जाए, कंडीशन इज नॉन एज हाइपरटेंशन। पर्सन का ब्लड प्रेशर 140/90 से
140/90 से ज्यादा होना हाइपरटेंशन और 100/60 से कम होना हाइपोटेंशन कहलाता है। अब इनको यहां अपन डिस्कस नहीं करेंगे, इनको अपन डिसऑर्डर में पढ़ेंगे। ये दोनों के दोनों पॉइंटों को अपन डिसऑर्डर में डील करने वाले हैं, कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर या मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ वेरिएशन इन ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर में होने वाली वेरिएशन। इज दैट क्लियर? नाउ कम ऑन टू द नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट अबाउट द ब्लड प्रेशर। टॉपिक है रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर। रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, आपके मेरे ब्लड प्रेशर का रेगुलेशन किस तरीके से होता है? तो देखें, आपकी मेरी बॉडी में ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने के लिए दो मैकेनिज्म काम करती। आपकी मेरी बॉडी में ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने के लिए दो मैकेनिज्म काम करती हैं। एक तो होता है नर्वस रेगुलेशन, एक होता है नर्वस रेगुलेशन, यानी नर्वस सिस्टम के द्वारा ब्लड प्रेशर का रेगुलेशन। वन इज द नर्वस रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, और एक किडनी के द्वारा रेगुलेट होता है बीपी। इसको अपन बोलते हैं रीनल रेगुलेशन। तो दो तरीके से रेगुलेट होता है, दोनों को डिस्कस करेंगे अपन। रीनल रेगुलेशन यानी किडनी भी अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में इंपॉर्टेंट रोल अदा करती। देखिए, दिन में न जाने अपन कितनी बार बैठते हैं, लेटते हैं, उठते हैं, खड़े होते हैं, चलते हैं। जब आप खड़े हुए हो और अचानक से लेटते हो तो आपके ब्लड प्रेशर में परिवर्तन आता है। आप लेटे हुए हो, अचानक से खड़े होते हो तो भी आपके ब्लड प्रेशर में परिवर्तन आता है, परंतु यह परिवर्तन परिलक्षित नहीं होता, दिखाई नहीं देता। उसका कारण है कि अपना नर्वस सिस्टम इसको 1 सेकंड से भी कम समय में रेगुलेट कर लेता है। कैसे रेगुलेट करता है वो यहां पर अपन डिस्कस करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, किडनी से भी रेगुलेशन होता है। अपन सब जानते हैं कि किडनी की कोई बीमारी होने पर इंसान में हाइपरटेंशन हो जाता है। इसका मतलब बीपी से किडनी का लेना देना है। और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, जब भी आपको कभी डायरिया वॉमिटिंग हुआ होगा, बताओ उस दिन आपके यूरिन आउटपुट पर क्या फर्क पड़ा? बॉडी ने कंपनसेट किया, किडनी ने रेगुलेट किया। बताओ, यूरिन आउटपुट कम हो गया। यदि आप ज्यादा पानी पीते हो तो यूरिन आउटपुट पर क्या फर्क पड़ता है? आंसर है बढ़ जाता है। तो इसका मतलब है यह भी अपने बीपी को कंट्रोल करती है। कैसे वो अपन पढ़ेंगे। यहां से जो बीपी का कंट्रोल है वह बहुत तेज गति से होता है, और तेज गति से होने की वजह से इस पर्टिकुलर रेगुलेशन को नाम देते हैं अपन शॉर्ट टर्म रेगुलेशन। इस रेगुलेशन को नाम देते हैं अपन शॉर्ट टर्म रेगुलेशन। देखो, शॉर्ट टर्म रेगुलेशन का मतलब हो गया 1 सेकंड से भी कम समय में इंसान का ब्लड प्रेशर रेगुलेट हो जाता है। तो नर्वस रेगुलेशन इज ऑल्सो नोन एज शॉर्ट टर्म रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर। क्योंकि इसमें यूरिन आउटपुट कम हुआ तो कोई 2-4 सेकंड में तो हुआ नहीं, पूरे दिन में कम हुआ, तो लंबे समय में यह रेगुलेट करती है। इस रेगुलेशन को नाम देते हैं लॉन्ग टर्म रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर। तो एक नर्वस रेगुलेशन जो है वो तो शॉर्ट टर्म रेगुलेशन हो गया, और रीनल रेगुलेशन को अपन लॉन्ग टर्म रेगुलेशन बोलेंगे। अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपन शॉर्ट टर्म रेगुलेशन। तो देखें, शॉर्ट टर्म रेगुलेशन में जो बीपी को रेगुलेट करने वाला सेंटर होता है वह मेडुला ऑब्लोंगेटा में होता है। कई बार पूछा गया क्वेश्चन
द रेगुलेटरी सेंटर ऑफ ब्लड प्रेशर आर फाउंड इन, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने वाला सेंटर ब्रेन के कौन से हिस्से में होता है? आंसर है मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा में ये जो पर्टिकुलर सेंटर होता है जिससे अपना बीपी रेगुलेट होता है उसको नाम देते हैं वेजोमोटार सेंटर। इसको अपन नाम देते हैं वेजोमोटार सेंटर। बीपी रेगुलेट करने वाले सेंटर जो ब्रेन के मेडुला ऑब्लोंगेटा में होता है, इट इज द वेजोमोटार सेंटर। इस वेजोमोटार सेंटर में 3 एरिया होते हैं। इस वेजोमोटार सेंटर में 3 एरिया होते हैं। कौन कौन से एरिया होते हैं? एक तो वो एरिया होता है जो सेंसेशन को रिसीव करता है। सेंसेशन को रिसीव करने वाले एरिया का नाम है सेंसरी एरिया। सेंसेशन को रिसीव करने वाले एरिया का नाम है सेंसरी एरिया। बोले तो सेंसेशन को रिसीव करने वाला। अच्छा, ये बीपी का जो रेगुलेशन होगा वो केवल और केवल ब्लड वेसल के माध्यम से होगा। केवल और केवल ब्लड वेसल के माध्यम से होगा। तो या तो ब्लड वेसल का वेजो कंस्ट्रिक्शन होगा या वेजो डायलेशन होगा। तो वेजो कंस्ट्रिक्शन कराने वाले एरिया को नाम देते हैं वेजो कंस्ट्रिक्टर एरिया। वेजो कंस्ट्रिक्शन कराने वाले एरिया का नाम है वेजो कंस्ट्रक्टिव एरिया। और एक वो एरिया जो वेजो डायलेशन कराता है, वेजो डायलेशन कराने वाले एरिया का नाम है वेजो डायलेटर एरिया। इसका नाम है वेजो डायलेटर एरिया। देखिए, अभी तक क्या बात कर रहा हूं मैं, अपन टॉपिक पढ़ रहे हैं नर्वस रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, यानी नर्वस सिस्टम के द्वारा अपना बीपी रेगुलेट होता है जो 1 सेकंड से भी कम समय में हो जाता है। इस रेगुलेशन को अपन नाम देते हैं शॉर्ट टर्म रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर। इसको रेगुलेट करने के लिए ब्रेन के मेडुला ऑब्लोंगेटा में एक सेंटर है जिसका नाम है वेजोमोटार सेंटर, जिसके 3 एरिया होते हैं, सेंसरी एरिया, वेजो कंस्ट्रिक्टर एरिया और वेजो डायलेटर एरिया। तो ये तो एक सेंटर हो गया, ये तो एक सेंटर हो गया, बट ये सेंटर जिसके माध्यम से इंपल्स भेजेगा वो फाइबर होंगे। देखो, वेजो कंस्ट्रिक्शन कराना है तो यहां से फाइबर निकलेंगे, तो यहां से एक फाइबर निकलते हैं जो वेजो कंस्ट्रिक्शन कराते हैं, और कुछ फाइबर वेजो डायलेटर एरिया से निकलते हैं जो वेजो डायलेशन कराते हैं। वेजो कंस्ट्रिक्टर एरिया, वेजो डायलेटर एरिया, बोले तो ब्रेन से बाहर जा रहे हैं ये फाइबर। इन फाइबर को ब्रेन से बाहर जाने वाले न्यूरॉन, इनका नाम होता है इफरेंट न्यूरॉन। इनका नाम होता है इफरेंट न्यूरॉन। यह इफरेंट न्यूरॉन जा कहां पर रहे? यह इफरेंट न्यूरॉन कहां पर जा रहे हैं? वेजो कंस्ट्रिक्शन कराने जा रहे हैं। इसका मतलब है ब्लड वेसल में जा रहे होंगे। कहां पर जा रहे हैं? ब्लड वेसल में। ब्लड वेसल में भी कौन सी लेयर में जा रहे हैं? ट्यूनिका मीडिया में। कौन सी लेयर में जा रहे हैं? ट्यूनिका मीडिया में। ट्यूनिका मीडिया ही तो मस्कुलर लेयर है स्मूथ मसल की, उसी से तो वेजो कंस्ट्रिक्शन, वेजो डायलेशन होगा। तो ये जो इफरेंट फाइबर हैं यह ब्लड वेसल को सप्लाई होते हैं। यह जो इफरेंट फाइबर हैं यह ब्लड वेसल को सप्लाई होते हैं। इसके अलावा यह काम तो तब होगा जब ब्रेन के पास संदेश आएगा कि भैया अब बीपी बढ़ गया है, वेजो डायलेशन करा दो, या अब बीपी कम हो गया है, वेजो कंस्ट्रिक्शन करा दो। इसका मतलब है कुछ फाइबर ऐसे भी होंगे, कुछ फाइबर ऐसे भी होंगे जो ब्रेन को संदेश लाकर देंगे, और संदेश लाकर कौन से एरिया तक पहुंचाएंगे? सेंसरी एरिया तक।
कौन से एरिया तक पहुंचाएंगे? सेंसरी एरिया तक। और ये बताएंगे कि अब बीपी बढ़ गया है या बीपी कम हो गया है। इन पर्टिकुलर फाइबर को नाम देंगे ब्रेन में आने वाले एफरेंट न्यूरॉन या एफरेंट नर्व फाइबर। और शायद अच्छे से आपको पता है, इसी एफरेंट को अपन सेंसरी भी बोलते हैं। इसी एफरेंट को अपन किस नाम से जानते हैं? सेंसरी नर्व फाइबर। और ये जो ईफरेंट लिखे हैं, इनको किस नाम से जानते हैं? मोटार नर्व फाइबर। किस नाम से जानते हैं? मोटार नर्व फाइबर। इज दैट क्लियर? तो देखिए, कंट्रोल करने के लिए तीन चीजें। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए तीन चीजें। सबसे पहली चीज, वेजो मोटार सेंटर। वेजो मोटार सेंटर के कितने एरिया हैं? तीन एरिया। सेंसरी एरिया, वेजो कंस्ट्रिक्टर एरिया और वेजो डायलेटर एरिया। ब्रेन को बताने वाले फाइबर कि भैया अब तो बढ़ गया और अब कम हो गया, इनका नाम है एफरेंट न्यूरॉन। नंबर थर्ड, ब्रेन से कंट्रोल करने के लिए जाने वाले फाइबर जो ब्लड वेसल को सप्लाई होते हैं, उसका नाम है ईफरेंट न्यूरॉन। यह ब्लड वेसल की ट्यूनिका मीडिया को सप्लाई होते हैं, वहीं से तो वेजो डायलेशन, वेजो कंस्ट्रिक्शन होना है। तो देखें, समझे फिर से, मेडुला ऑब्लोंगेटा में पाया जाता है वेजो मोटार सेंटर। यहां से दो तरह के फाइबर होते हैं, एक जो ब्रेन को छोड़कर जाते हैं मोटार फाइबर, एक जो ब्रेन में आते हैं सेंसरी फाइबर। सेंसरी फाइबर इंपल्स को ब्रेन तक लाते हैं और मोटार फाइबर इंपल्स को ब्लड वेसल की ट्यूनिका मीडिया तक लेकर जाते हैं। अब यहां फिर से एक क्वेश्चन है कि ये एफरेंट या सेंसरी फाइबर जो आप जानते हैं बॉडी के टिश्यू से ब्रेन तक आते हैं, तो ये इंपल्स को कहां से लाते हैं? तो देखें, ये जो फाइबर हैं ये इंपल्स को लाते हैं, जैसा कि अपन ने अयोर्टा पढ़ी है, आर्च ऑफ अयोर्टा। आर्च ऑफ अयोर्टा में, और जैसा कि अपन ने कैरोटिड आर्टरी पढ़ी है, कैरोटिड आर्टरी में कुछ स्पेशल रिसेप्टर होते हैं। आर्च ऑफ अयोर्टा और कैरोटिड आर्टरी में कुछ स्पेशल रिसेप्टर होते हैं, इनका नाम है बैरो रिसेप्टर। यह बैरो रिसेप्टर प्रेशर सेंसिटिव होते हैं। इनके ऊपर जब यहां अयोर्टा से ब्लड जाता है और लगने वाला दबाव कम हो जाता है, तो यह इंपल्स को ब्रेन तक ले जाते हैं कि भैया दबाव कम हो गया, बोले तो बीपी कम हो गया। जब इन पर दबाव बढ़ जाता है तो भी इंपल्स को ले जाते हैं। तो इंपल्स को सेंसरी न्यूरॉन लेकर जाते हैं। कहां से लेकर जाते हैं? आंसर है बैरो रिसेप्टर से। कहां से लेकर जाते हैं? बैरो रिसेप्टर से। कहां पर पाए जाते हैं बैरो रिसेप्टर? आर्च ऑफ अयोर्टा और कैरोटिड आर्टरी में। आर्च ऑफ अयोर्टा और कैरोटिड आर्टरी में सर्वाधिक बैरो रिसेप्टर होते हैं जो प्रेशर सेंसिटिव होते हैं। प्रेशर कम हो या बढ़ जाए, यह इंपल्स को ब्रेन तक पहुंचाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। अब देखें किस तरीके से रेगुलेट होता। वेजो मोटार सेंटर, एफरेंट न्यूरॉन, इफरेंट न्यूरॉन। अब इसको डायग्राम की सहायता से समझें अपन। ये अपना ब्रेन
ये ब्रेन हो गया। ब्रेन में पाया जाने वाला वेजोमोटार सेंटर हो गया। ये सेंसरी एरिया, वेजो कंस्ट्रिक्टर एरिया, वेजो डायलेटर एरिया, ब्रेन और ब्रेन में पाया जाने वाला वेजोमोटार सेंटर। इससे निकलने वाले नर्व फाइबर, इससे निकलने वाले नर्व फाइबर, इफरेंट नर्व फाइबर, इफरेंट नर्व फाइबर जो सप्लाई हो रहे हैं ब्लड वेसल को, आर्टरी को, जो सप्लाई हो रहे हैं ब्लड वेसल को, आर्टरी को, आर्टरी की भी कौन सी दीवार को, ट्यूनिका मीडिया को, आर्टरी की कौन सी दीवार को, ट्यूनिका मीडिया को। तो देखो गौर करो, ये तो वेजोमोटार सेंटर है। ये यहां पर कौन से फाइबर हैं, इफरेंट फाइबर, या इनको अपन बोले मोटार न्यूरॉन। उसके अलावा अपने हार्ट में ये अयोर्टा, और ये अयोर्टा के अंदर है बैरो रिसेप्टर। आर्च ऑफ अयोर्टा में है बैरो रिसेप्टर, और यहां से निकल रहे हैं सेंसरी नर्व फाइबर जो ब्रेन के सेंसरी एरिया में जा रहे हैं, ब्रेन के सेंसरी एरिया में जा रहे हैं। देखें किस तरीके से अपना ब्लड प्रेशर रेगुलेट होता है। ये एक सज्जन है सुपाइन पोजीशन में, सुपाइन पोजीशन में है। अगर ये सुपाइन पोजीशन से स्टैंडिंग पोजीशन में आए तो मेरा पूछना है इनके बीपी पर क्या फर्क पड़ना चाहिए। ये लेटे हुए हैं, बोले तो सुपाइन पोजीशन में, सुपाइन पोजीशन से कौन सी पोजीशन में आते हैं, स्टैंडिंग पोजीशन में। इनके बीपी पर क्या फर्क पड़ना चाहिए। आंसर होगा आपका कि सर बीपी कम हो जाएगा। देखो कई बार आपने महसूस किया होगा, आप लेटे हुए हैं आराम से बेड पर, अचानक से खड़े हुए और 2 कदम चले, आपको चक्कर आ गए। चक्कर आते ही आप वहीं के वहीं बैठ गए, 2-4 सेकंड में बंद भी हो गए। अचानक से एकदम से खड़े होते ही चक्कर आ गए। अगर मैं पूछूं वो चक्कर आए वो बीपी की वजह से थे तो बीपी पर क्या फर्क पड़ा, आंसर है कम हुआ। अच्छा कम क्यों हुआ भैया, देखो गौर करो, यहां समझने वाला पॉइंट। ये इंसान का हार्ट है, ये इसमें आने वाला ब्लड है, बोले तो वीआर, यूं आ रहा है, पैरों से ब्लड आ रहा है, वीनस रिटर्न आ रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा है। अब ये जब स्टैंडिंग पोजीशन में आएगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी यहां तो हॉरिजॉन्टल लग रहा है, यहां वर्टिकल हो जाएगा, तो पैरों में जो वी आर ऊपर जा रही है वो अचानक से थोड़ी बहुत कम होगी। जो वीनस रिटर्न ऊपर जा रही है वो कम होगी, और कम होने का मतलब है हार्ट में आने वाला ब्लड कम हुआ। जब हार्ट में आने वाला ब्लड कम हुआ तो निकलने वाला भी कम हुआ। निकलने वाला कम होने का मतलब कार्डियक आउटपुट कम, और कार्डियक आउटपुट कम होगा तो ब्लड प्रेशर भी कम हो जाएगा। कार्डियक आउटपुट कम होगा तो ब्लड प्रेशर भी कम हो जाएगा। यानी यहां मैं बोल सकता हूं, इंसान यदि सुपाइन पोजीशन में है और अचानक से स्टैंडिंग पोजीशन में आएगा तो उसका ब्लड प्रेशर कम होगा, उसका ब्लड प्रेशर कम होगा। इज दैट क्लियर? पूरी उम्मीद की समझ पा रहे हैं आप। देखें फिर से जाने आप, सुपाइन पोजीशन ये है, ये इंसान सो रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स यहां लग रहा है। अब ये इंसान जब एकदम से खड़ा हो तो ग्रेविटेशन फोर्स नीचे, वीआर जा रही है ऊपर, तो वीआर में अचानक से कमी आएगी,
और वीनस रिटर्न में कमी आने का मतलब है कार्डियक आउटपुट कम होगा, और कार्डियक आउटपुट कम होगा तो ब्लड प्रेशर भी कम होगा। तो देखिए यहां पोजीशन कौन सी में था इंसान, सुपाइन। सुपाइन से कौन सी पोजीशन में आया, स्टैंडिंग। सुपाइन से स्टैंडिंग पोजीशन में आने का परिणाम वीनस रिटर्न कम। वीनस रिटर्न कम तो कार्डियक आउटपुट कम। कार्डियक आउटपुट कम होगा तो इंसान का ब्लड प्रेशर भी कम होगा। पर जाने कितनी बार अपन लेटे हुए रहते हैं, खड़े होते हैं, अपन को तो महसूस नहीं होता। कोई कभी कभार रेयर में महसूस हुआ होगा, हमेशा कम होता है, पर ये 1 सेकंड से भी कम समय में रेगुलेट हो जाता है। कैसे रेगुलेट होता है समझे आप? जैसे ही इंसान खड़ा हुआ, यहां से निकलने वाला ब्लड कम हुआ। यहां से निकलने वाला ब्लड कम हुआ तो बताओ बैरो रिसेप्टर पर लगने वाला प्रेशर कम हुआ? यहां बैरो रिसेप्टर पर लगने वाला प्रेशर कम हुआ तो यहां से सेंसरी न्यूरॉन इंपल्स को ले गए वेजो मोटार सेंटर में। वेजो मोटार सेंटर के कौन से एरिया से जाकर मिले इंपल्स? सेंसरी एरिया से। सेंसरी एरिया पूछेगा क्या हुआ, क्या बात है, ये नर्व बताएंगे, नर्व फाइबर की ब्लड प्रेशर कम हो गया, हमारे ऊपर लगने वाला दबाव कम हो गया, कुछ करो साहब। अब ये क्या करेगा, जो सेंसरी एरिया है इसको बताया कि ब्लड प्रेशर कम हो गया, इसका मतलब इसको बढ़ाना है, इसको ब्लड प्रेशर बढ़ाना है। बढ़ाने के लिए यह किस से बात करे, वेजो कंस्ट्रिक्टर एरिया से। तो इसने इंपल्स को यहां ट्रांसफर कर दिया कि भैया कुछ करो, बीपी बढ़ाओ। बीपी बढ़ाना है तो वेजो कंस्ट्रिक्शन कराना पड़ेगा, और वेजो कंस्ट्रिक्टर एरिया से जो फाइबर निकल रहे हैं वह इंपल्स को लेकर गए, ब्लड वेसल तक पहुंचे और ब्लड वेसल का वेजो कंस्ट्रिक्शन करा दिया। और ब्लड वेसल का वेजो कंस्ट्रिक्शन होने का मतलब इंसान का बीपी क्या हो गया, बढ़ गया, कंपनसेट हो गया, यानी यहां कंपनसेशन हो गया और इंसान का ब्लड प्रेशर बढ़ गया। तो देखो क्या हुआ, बीपी कम होते ही कौन स्टिमुलेट हुआ, बैरो रिसेप्टर। बैरो रिसेप्टर से इंपल्स कहां पहुंचे, वेजो मोटार सेंटर में। कौन लेकर गया, सेंसरी न्यूरॉन लेकर गए। कौन लेकर गया, सेंसरी न्यूरॉन। वेजो मोटार सेंटर के कौन से एरिया में पहुंचे, सेंसरी एरिया में। सेंसरी एरिया ने किसको कमांड भेजी, वेजो कंस्ट्रिक्टर एरिया को। वेजो कंस्ट्रिक्टर एरिया से निकलने वाले मोटार न्यूरॉन इंपल्स को लेकर गए और उन्होंने ब्लड वेसल का वेजो कंस्ट्रिक्शन करा दिया। और वेजो कंस्ट्रिक्शन होते ही ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मुझे इस बात को समझाने में 15 मिनट लगे, परंतु इसको रेगुलेट होने में बहुत कम समय, 1 सेकंड से भी कम का समय लगता है और बीपी तुरंत रेगुलेट हो जाता है। अब इसके उल्टे की बात करें अपन, मैं अभी स्टैंडिंग पोजीशन में हूं, अगर मैं अचानक से लेट जाऊं तो क्या फर्क पड़ेगा, मेरे लेटने पर क्या फर्क पड़ेगा? गौर करो, अचानक से मैं लेट गया तो जो वीनस रिटर्न थी उस पे पहले ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा नीचे, अब मैं लेट जाऊंगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स खत्म हो जाएगा, तो वीआर अचानक से बढ़ेगी। मैं स्टैंडिंग पोजीशन में हूं, लेट जाऊं तो वी आर बढ़ेगी, और वीनस रिटर्न यदि बढ़ती है तो कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा, और कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। अब सोचो, स्टैंडिंग पोजीशन से अचानक सुपाइन पोजीशन में आए अपन तो बीपी बढ़ता है। बीपी कैसे रेगुलेट होता है फिर समझे आप, कैसे रेगुलेट होगा। जैसे ही मैं सुपाइन पोजीशन में आया, बैरो रिसेप्टर पर लगने वाला दबाव बढ़ा क्योंकि ब्लड ज्यादा आया। इंपल्स गए वापस से वेजो मोटार सेंटर में, सेंसरी एरिया को बताया, पूछ रहा है ये क्या हुआ जी, कि हमारे ऊपर दबाव बढ़ गया, कुछ तो करो। सेंसरी एरिया कि क्या करना चाहिए, दबाव कम करने के लिए वेजो डायलेशन करा दे,
इसने इंपल्स ट्रांसफर कर दिए वेजोडाइलेटर एरिया को। वेजोडाइलेटर एरिया ने मोटार न्यूरॉन के द्वारा ब्लड वेसल का वेजोडाइलेशन करा दिया और वेजोडाइलेशन कराते ही इंसान का ब्लड प्रेशर कम हो गया। तो बताओ दिन में कितनी बार अपन स्टैंडिंग से सुपाइन पोजीशन या सुपाइन से स्टैंडिंग पोजीशन में आते हैं, परंतु अपने ब्लड प्रेशर पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसको अपने नर्वस सिस्टम के द्वारा 1 सेकंड से भी कम समय में रेगुलेट कर लिया जाता। दैट इज द नर्वस रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर। तो यहां पर जो मेन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात है वो तो यह है, बीपी रेगुलेट करने वाले सेंटर का नाम है वेजो मोटार सेंटर। कहां पर पाया जाता है ये? मेडुला ऑब्लोंगेटा में। कहां पर होता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा में होता है। कैसे रेगुलेट हो रहा है ये मैंने आपको सारा बता दिया। आज के बाद आप कभी लेटे हुए हैं और खड़े होकर चलेंगे, आपको चक्कर आएंगे, तो शायद आप अपने मन से कहेंगे कि भैया वेजो मोटार सेंटर ने हल्की फुल्की गड़बड़ी कर दी और बीपी को रेगुलेट करने में समय लगा दिया। बीपी को रेगुलेट करने में समय लगा दिया, अदरवाइज 1 सेकंड से भी कम में रेगुलेट हो तो पता ही नहीं चलता। कभी कभार 1-2 सेकंड के लिए चक्कर आ जाते हैं, तो ये हो सकता है समय लग जाता है, इस वजह से चक्कर आ जाते हैं। इज दैट क्लियर? दैट इज द नर्वस रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर। इस तरीके से रेगुलेट हुआ, रेगुलेशन ऑफ बीपी, नर्वस रेगुलेशन, शॉर्ट टर्म रेगुलेशन। ये पूरी पिक्चर आपके सामने है। मेडुला ऑब्लोंगेटा में वेजो मोटार सेंटर। सेंसरी एरिया कहां से आते हैं, कहां जाते हैं? मोटार फाइबर कहां से जनरेट होते हैं, कहां पर खत्म होते हैं? सेंसरी नर्व फाइबर तो बैरो रिसेप्टर से इंपल्स को ब्रेन तक लेकर जाते हैं, और मोटार नर्व फाइबर ब्रेन से इंपल्स को ब्लड वेसल के ट्यूनिका मीडिया तक लेकर जाते हैं। तो इसको रेगुलेट करने में 3 चीजों का रोल है वेजो मोटार सेंटर का, जिसके 3 एरिया हैं, एफरेंट न्यूरॉन का और इफरेंट न्यूरॉन का, और इस तरीके से रेगुलेटरी मैकेनिज्म चलती है। तो आई थिंक दैट इज द रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर बाय नर्वस मैकेनिज्म। ये कंप्लीट हुआ। तो आज जो अपन ने पढ़ा है उन पर डील करें। यहां से अपन ने टॉपिक स्टार्ट किया, फैक्टर अफेक्टिंग द ब्लड प्रेशर। सेंट्रल फैक्टर जो हार्ट से निकलते हैं, कार्डियक आउटपुट, बीपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कार्डियक आउटपुट। क्लियर? पेरीफेरल फैक्टर बोले तो ब्लड वेसल से संबंधित, पेरीफेरल रेजिस्टेंस, बीपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पीआर। डायामीटर ऑफ ब्लड वेसल इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। नेक्स्ट, फ्लूइड वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इलास्टिसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, वीनस रिटर्न के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इलास्टिसिटी ऑफ ब्लड वेसल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। वेलोसिटी ऑफ ब्लड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, विस्कोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वेजो कंस्ट्रिक्शन के सीधे प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और वेजो डायलेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये थोड़ा अप एंड डाउन हो गया है, तो ये यहां पर लिखने में पीपीटी में, बाकी आपको समझाई दिया। वेरिएशन इन ब्लड प्रेशर 2 तरह की, फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल में देखें, बीपी बढ़ेगा, एज बढ़ेगी तो बढ़ेगा, मेल में ज्यादा होगा बजाय फीमेल के, खाने के बाद, एक्सरसाइज के बाद बढ़ेगा, सोने के बाद बीपी कम होगा। पैथोलॉजिकल में हाइपरटेंशन 140/90 से ज्यादा, हाइपोटेंशन 100/60 से कम। रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, देयर आर 2 टाइप ऑफ रेगुलेटरी मैकेनिज्म फॉर ब्लड प्रेशर। नंबर 1 नर्वस रेगुलेशन, जिसको अपन नाम दे रहे हैं शॉर्ट टर्म रेगुलेशन। द बीपी रेगुलेशन आर कंट्रोल बाई 3 पॉइंटों से कंट्रोल होता है। पहला पॉइंट, वेजो मोटार सेंटर, इट इज लोकेटेड इन मेडुला ऑब्लोंगेटा। यह मेडुला ऑब्लोंगेटा में सिचुएटेड होता है। देखें, इट इज कंपोज्ड बाय वेजो कंस्ट्रिक्टर एरिया।
वेजोडाइलेटर एरिया एंड सेंसरी एरिया, 3 एरिया होते हैं इसमें। ये तो वेजोमोटार सेंटर, इसके अलावा सेंसरी नर्व फाइबर। इट कैरी द इंपल्सेज कहां से? फ्रॉम बैरो रिसेप्टर। कहां पर होते हैं बैरो रिसेप्टर? देखो, दे आर द प्रेशर सेंसिटिव रिसेप्टर फाउंड इन आर्च ऑफ अयोटा सॉरी एंड कैरोटिड आर्टरी which carry the impulses from artery to sensory area of vasomotor center। जो आर्टरी से इंपल्स को वेजोमोटार सेंटर में लेके जाते हैं। मोटार एरिया दे कैरी द इंपल्सेज फ्रॉम वेजोमोटार सेंटर टू ट्यूनिका मीडिया ऑफ ब्लड वेसल। तो ये नर्वस मैकेनिज्म में 3 पॉइंट, वेजोमोटार सेंटर, वेजो कंस्ट्रिक्टर फाइबर और वेजो डायलेटर फाइबर्स ये होते हैं। किस तरीके से रेगुलेट होता है ये बता दिया। मेडुला ऑब्लोंगेटा में वेजोमोटार एरिया या सेंटर होता है। देखिए, सुपाइन टू स्टैंडिंग पोजीशन, सुपाइन से स्टैंडिंग पोजीशन में आओगे तो वीनस रिटर्न कम होगी, वीआर कम होगा तो कार्डियक आउटपुट कम होगा, परिणाम बीपी कम हो जाएगा। बीपी कम होगा तो आर्च ऑफ अयोटा में पाए जाने वाले बैरो रिसेप्टर स्टिमुलेट होंगे जो वेजोमोटार सेंटर के सेंसरी एरिया तक इंपल्स को लेकर जाएंगे। फिर वेजो कंस्ट्रिक्टर एरिया स्टिमुलेट होगा, फिर मोटार न्यूरॉन ब्लड वेसल का वेजो कंस्ट्रिक्शन करा देंगे जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। तो जो कम हुआ ऑटोमेटिकली ब्लड प्रेशर बढ़ गया। इस तरीके से यह पर्टिकुलर मैकेनिज्म है जो वर्कआउट करती है और इस तरीके से अपना बीपी रेगुलेट होता है। इज दैट क्लियर? तो ये आपके ब्लड प्रेशर का रेगुलेशन हो गया। देखिए, यही वाला पाथवे अपन ने डील किया था, ये वाला पाथवे मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये इफरेंट पाथवे है जो ब्लड वेसल में जा रहा है। ये एफरेंट पाथवे है जो बैरो रिसेप्टर से आ रहा है। बोले तो ये सेंसरी न्यूरॉन मान लो और ये मोटार न्यूरॉन है। तो इस पर्टिकुलर पाथवे के द्वारा कंट्रोल होता है। तो दैट इज द रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर बाय नर्वस मैकेनिज्म। इज दैट क्लियर? तो ये आपके ब्लड प्रेशर का पहला रेगुलेशन वाला पॉइंट कंप्लीट होता है, दैट इज द नर्वस रेगुलेशन। अब एक और रेगुलेशन है जो किडनी के द्वारा होता है, दैट इज द रीनल रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, जो अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो जो रेगुलेशन का बचा हुआ पोर्शन और बाकी कुछ छोटे मोटे पॉइंट बचे हुए हैं वो अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डील करेंगे। तो उम्मीद कि आपको समझ में आया। तो आज के अभी के लिए इतना ही। आप साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स टू ऑल।